नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो रही है। 5 वर्षों की तपस्या का परिणाम जब अयोध्या में 22 जनवरी को विराजेंगे भगवान राम। 30 सितंबर को एक विशेष सीबीआई अदालत ने घटना के 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। सबूतों के अभाव में बरी किए गए आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल हुए। जबकि अयोध्या शीर्षक विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में सुलझा लिया था। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए भाजपा, आरएसएस, बीएचपी नेताओं और कार सेवकों के खिलाफ आपराधिक मामला चला, जिसका फैसला अंततः 30 सितंबर को घोषित किया गया। आइए 1528 से 2023 तक के मामले पर नजर डालते हैं, जिसमें पीएम राजीव गांधी की सरकार के तहत आयोजित पहला शिलान्यास समारोह, 6 दिसंबर 1992 का विध्वंस और निचली अदालतें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच अदालती मामलों की दिशा शामिल है। हमने इस मामले को 3 दशक की समय रेखा को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला, हिंदुत्व आंदोलन का उदय। बाबरी मस्जिद का निर्माण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा किया गया था। कई रिकॉर्ड के अनुसार मीर बाकी अपने सम्राट के आदेश का पालन कर रहा था। हिंदुओं ने कहा कि यह मस्जिद उस नींव पर बनाई गई जिसे वे मंदिर मानते थे, जिसे भगवान राम के जन्मस्थान की स्मृति में बनाया गया था। भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर रखी गई। दिसंबर 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर प्रकट हुई या रखी गईं। इसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके कारण 2 पक्षों द्वारा मामले दर्ज किए गए। हाशिम अंसारी ने मुसलमानों के लिए एक मामला दायर किया और निर्मोही अखाड़े ने अगले वर्षों में हिंदुओं के लिए एक मामला दायर किया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास 1989 में स्वामित्व विवाद में अंततः जीतने वाले मुकदमा दायर कर विश्व हिंदू परिषद फोकस में आया। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को जारी रखने के लिए एक समूह बनाया, जिसमें भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के अभियान का नेता और चेहरा बनाया गया। हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित ढांचे के दरवाजे खोलने का आदेश दिया ताकि हिंदू प्रवेश कर सके और प्रार्थना कर सके। दूसरा, प्रथम शिलान्यास एवं बाबरी विध्वंस। राजीव गांधी और शिलान्यास। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, जिसे शिलान्यास कहा जाता है। यह नवंबर 1989 में हुआ, जब हिंदुत्व आंदोलन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा था और संसदीय चुनाव शुरू होने से कुछ ही दिन पहले की यह बात है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का पहला प्रयास विफल। विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से समर्थन जुटाने के लिए भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्रा निकाली। यही वो वर्ष था जब विहिप स्वयंसेवकों ने बाबरी मस्जिद को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जनता दल की सरकार थी। सरकार के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को यादव ने पुलिस को बाबरी मस्जिद की ओर मार्च कर रही हिंदुत्वी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 16 कार सेवकों की मौत हो गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस। 6 दिसंबर को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया और एक अस्थायी मंदिर स्थापित किया गया। एक ही दिन में 2 एफआईआर दर्ज की गई। 2 एफआईआर कौन सी? एफआईआर 197 हजारों अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें डकैती, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने, अपवित्र करने, धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने व देने आदि जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया। राम कथा कुंज सभा मंच से नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भाजपा, बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर 198 दर्ज की गई। 8 नामित आरोपी थे लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया। इन 8 में से अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका। एफआईआर में आईपीसी की धारा 153A, 153B और धारा 505 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। लिब्राहन आयोग नियुक्त। 16 दिसंबर को विध्वंस के 10 दिन बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश MS लिब्राहन को घटनाओं के अनुक्रम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके कारण विध्वंस हुआ। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में सरकार ने कहा कि आयोग को 3 महीने से कम समय में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि 48 विस्तारों और आयोग पर 8 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बाद रिपोर्ट केवल 1.5 दशक बाद प्रस्तुत की गई थी। मुकदमा शुरू हुआ और आपराधिक साजिश का आरोप जोड़ा गया। मुकदमा ललितपुर और फिर रायबरेली स्थानांतरित किया गया। मामले के फैसले के लिए ललितपुर में एक विशेष अदालत स्थापित की गई। हालांकि बाद में राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परामर्श से इन मामलों की सुनवाई को ललितपुर की एक विशेष अदालत से लखनऊ की एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। जबकि एफआईआर 197 को सीबीआई को सौंप दिया गया और लखनऊ से ले जाया गया। एफआईआर 198 की सुनवाई रायबरेली की एक विशेष अदालत में की जानी थी और इसकी जांच राज्य सीआईडी द्वारा की जानी थी।
यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि केस ट्रांसफर होने से पहले आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश को एफआईआर 197 में जोड़ा गया था। एफआईआर 198 और एफआईआर 197 पर एक साथ मुकदमा चलाया गया। 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने मामले के स्थानांतरण के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें मूल 8 नेताओं के खिलाफ एफआईआर 198 को बाकी मामलों के साथ जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह माना गया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में ही की जाएगी। लखनऊ की अदालत ने सभी मामलों में आपराधिक साजिश जोड़ने का आह्वान किया। सीबीआई द्वारा एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके आधार पर अदालत का मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी सहित नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे। अदालत ने माना कि सभी अपराध एक ही लेन देन के दौरान किए गए, जिसके लिए संयुक्त सुनवाई की आवश्यकता थी और यह मामला विशेष रूप से लखनऊ में विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनवाई योग्य था। लखनऊ में विशेष न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि आईपीसी की विभिन्न अन्य धाराओं के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चौथा, निचली अदालत और उच्च न्यायालय के बीच फंसा मामला। सरकारी चूक का हवाला देते हुए आरोपी ने अदालत के आदेश को चुनौती दी और जीत हासिल की। उपरोक्त आदेश आरोपी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसकी लखनऊ पीठ के समक्ष चुनौती दी। अभियुक्तों के वकील सफलतापूर्वक यह तर्क देने में सफल रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ आरोप गलत तरीके से तय किए गए थे। हम यहाँ जिस चूक की बात कर रहे हैं वो 8 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर संख्या 198 पर सभी 49 मामलों के साथ लखनऊ की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाना था। हालांकि अधिसूचना जारी करते समय यूपी सरकार आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही थी। माना जा रहा था कि उन्होंने उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया होगा, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। राज्य सरकार ने बाद में अधिसूचना में इस दोष को ठीक करने के लिए सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और इस अस्वीकृत को चुनौती देने और सुनिश्चित करने के बजाय कि दोष का समाधान हो गया, सीबीआई ने ऐसे काम किया जैसे कोई समस्या ही नहीं थी और उनके खिलाफ अपना पूरा आरोप पत्र दायर किया। इस चूक का उपयोग तब आडवाणी और अन्य लोगों द्वारा उनके खिलाफ साजिश के आरोपों को हटाने के लिए किया, क्योंकि इसे केवल एफआईआर 197 के संबंध में आरोप पत्र में रखा गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों एफआईआर को 198 के साथ अलग से चलाया जाना था। रायबरेली की विशेष अदालत में चूंकि मामले अब अलग अलग थे, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो रायबरेली अदालत में पूरा आरोप पत्र में आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश का कोई भी सबूत दाखिल करें। आरोप पत्र दाखिल आडवाणी बड़ी। 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत 8 आरोपियों के खिलाफ एक पूरा आरोप पत्र दायर किया। हालांकि वे बाबरी मस्जिद को नष्ट करने की साजिश को आरोप के रूप में जोड़ने में असमर्थ रहे, क्योंकि एफआईआर में विध्वंस यानी एफआईआर 197 और भाषणों को शामिल किया गया था। इसे एफआईआर 198 अलग से जोड़ा गया। दरअसल रायबरेली की अदालत ने आडवाणी को एक आवेदन को स्वीकार कर लिया था और उन्हें आरोपी के रूप में बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मामला नहीं था। 2005 में बिना किसी आपराधिक साजिश के मुकदमा फिर से शुरू हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में रायबरेली अदालत के इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि आडवाणी और अन्य को मुकदमा जारी रखना होगा। मामला आगे बढ़ा, लेकिन आपराधिक साजिश के आरोप के बिना 2005 में रायबरेली अदालत ने मामले में आरोप तय किए और 2007 में पहले गवाह की गवाही हुई। लिब्राहम आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। पहली बार गठन के 17 साल बाद लिब्राहम आयोग ने 900 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सार्वजनिक किया गया और आयोग ने संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे भाजपा के प्रमुख राजनेताओं पर दोष मढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अन्य घटनाओं के अनुक्रम में उनकी भूमिका के लिए, जिनके कारण बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने या तो सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से विध्वंस का समर्थन किया। एक पल के लिए यह नहीं माना जा सकता कि एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी को संघ परिवार के मंसूबों के बारे में पता नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दोनों मामलों को अलग अलग कर दिया गया था। सीबीआई द्वारा 4 मई 2001 के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि एफआईआर 197 और एफआईआर 198 के तहत मामलों के 2 सेटों को अलग से चलाने की जरूरत है। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को बरकरार रखा, यह पुष्टि करते हुए कि आरोपियों को 2 वर्ग थे, अर्थात नेता जो मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर कारसेवकों को उकसा रहे थे और स्वयं कारसेवक। उसने यह पुष्टि की कि आडवाणी और अन्य के खिलाफ एफआईआर 198 मामले में आपराधिक साजिश के आरोप नहीं जोड़े जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में देरी, पटरी से उतरने और अन्य कानूनी बाधाओं से इस लंबे क्रम के बाद सीबीआई ने आखिरकार 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद में 20 मार्च 2012 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उसने आम सहमति के लिए नए सिरे से तर्क दिया। सभी मामलों की सुनवाई हुई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप नहीं हटाने की सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ नियम बनाए, साजिश के आरोप लगाए और सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया।
इस गतिरोध को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए कि शीर्ष अदालत ने मामले को अलग करने और FIR 198 के तहत आरोपों के खिलाफ साजिश के आरोपों को हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ फैसला सुना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी और 20 अन्य लोगों सहित कई आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोप लगाने का आदेश दिया। अब सभी मामलों की सुनवाई को एक साथ जोड़कर लखनऊ अदालत में वापस लाया गया। FIR 197 और 198 को धारा 120B आपराधिक साजिश की अतिरिक्त धाराओं के साथ जोड़ा दिया गया। सभी आरोपियों पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए। IPC की धारा 147 दंगा करना, धारा 149 IPC धर्म के आधार पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 153B IPC राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दावे, धारा 295 IPC पूजा स्थल का विनाश, धारा 505 IPC धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना। मामले में देरी और मुकदमा को समाप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के पास आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति बल्कि कर्तव्य भी हो। वर्तमान मामले में संविधान के धर्मनिरपेक्षता निभाने को हिला देने वाले अपराध कथित तौर पर लगभग 25 साल पहले किए गए। परीक्षण के लिए समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उसने मुकदमे को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 साल की समय सीमा दी, जो अप्रैल 2019 में खत्म होनी थी। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मामले पर जज का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और समय सीमा 9 महीने बढ़ा दी गई। ये 9 महीने अप्रैल 2020 में समाप्त हो गए। हाल ही में मई 2020 में समय सीमा फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई थी। स्वामित्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला। 9 नवंबर 2019 के ऐतिहासिक शीर्ष अदालत के फैसले में भूमि को हिंदुओं को सौंपने और वहां राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना का आदेश देकर अयोध्या शीर्षक विवाद को थाम दिया गया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में मस्जिद का विध्वंस यथास्थिति के आदेश और इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करके हुआ। मस्जिद का विनाश और इस्लामी ढांचे का विनाश कानून के शासन पर घोर उल्लंघन था। इस फैसले ने अपने आप में आपराधिक मुकदमों को प्रभावित किया। अलग मामला था, लेकिन फिर भी यह विध्वंस की अवैधता के बारे में पहली औपचारिक न्यायिक घोषणा थी। तो आज हमने आपको बाबरी विध्वंस और बरसों पुरानी कहानी के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।